नमस्कार साथियों, तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं नीति शास्त्र और मानवीय मूल्य। इसको हम देखते हैं। तो नीति शास्त्र और मानवीय मूल्य के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि नीति शास्त्र क्या है और नीति शास्त्र को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो नीति शास्त्र या हम एथिक्स इसी को कहते हैं कि ये हमारे पास एथिक्स है। अगर इसको हमें समझना है तो इसको हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि मानव कृत्य यानी ह्यूमन एक्शन किस तरह से मानवीय कृत्य से अलग है, यानी ह्यूमेन एक्शन से अलग है। तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं और हम फिर इसी से विषय की उत्पत्ति को देखते हैं, विषय को देखने को देखते हैं। देखिए, जब हम ह्यूमन एक्शन की बात करते हैं तो मानव के रूप में हम एक जीव हैं, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर जैसे बहुत सारे जीव हैं वैसे ही मानव भी एक जीव है, यानी इसमें जैविक प्रवृत्तियां होंगी। तो जब हम मानव कृत्य की बात करेंगे तो मानव कृत्य हमें किसकी तरफ लेके जा रहा है? ये हमें हमारे जैविक स्वरूप की तरफ लेके जा रहा है। ये किसकी तरफ लेके जा रहा है? ये हमें जैविक स्वरूप की तरफ लेके जा रहा है। हम यहां पर बायोलॉजिकल सेल्फ को देखते हैं, ठीक है। यानी हम एक जीव के रूप में हम अपने कृत्य करेंगे। जब हम जीव के रूप में कृत्य करेंगे तो हम एनिमल यानी जंतु कहलाएंगे। चाहे हम इसमें भोजन देखें, चाहे हम इसमें पानी देखें, चाहे हम इसमें प्रजनन देखें, ये सारे जो कृत्य हैं तो ये हमारे जितने भी कृत्य कहलाते हैं ये हमें जैविक स्वरूप के कारण मिलते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम मानव कृत्य कहते हैं, इसे हम ह्यूमन एक्शन कहते हैं। लेकिन जब हम मानवीय कृत्य के ऊपर आए, ह्यूमन एक्शन पे आए, तो यहां हमें क्या देखने को मिलेगा? यहां हमें देखने को मिलेगा हमारा सभ्य स्वरूप। यहां पे हमें सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी, यहां सभ्यता देखने को मिलेगी, यहां हमें सभ्य स्वरूप देखने को मिलेगा, सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी सभ्य मानव के रूप में हम देख रहे हैं। सभ्य मानव के रूप में कृत्य हम देख रहे हैं, एक सिविलाइज्ड बीइंग के रूप में हम यहां पर अपने कृत्यों को देख रहे हैं। अब ये जो स्वरूप होगा ये हमेशा सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप होगा। ये हमेशा सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप होगा। और जब हम इन दोनों से विषय को निकालेंगे तो वो विषय हमारे पास क्या निकल के आएगा? तो वो विषय हमारे पास निकल के आता है। अब इस विषय को देखें तो इस विषय को हम ईवाम के पहलुओं में समझ सकते हैं। इसको हम 4 पहलुओं में समझ सकते हैं, ईवाम के पहलुओं में। तो ईवाम पहलू क्या है? तो ये हमारे पास आता है ई यानी एथिक्स, वी यानी वैल्यूज, ए यानी एटीट्यूड और एम यानी मोरालिटी। तो यहां हमें देखने को मिलता है नीति शास्त्र, मूल्य, अभिवृत्तियां और नैतिकता। तो इन 4 पहलुओं के ऊपर हम काम करते हैं। जो पहलू हमें क्या देते हैं? जो पहलू हमें ये विषय देते हैं जिसे हम नीति शास्त्र और मानवीय मूल्य के रूप में पढ़ेंगे। नीति शास्त्र और मानवीय मूल्य के रूप में जब हम पढ़ेंगे तो ये हमें 4 पहलू हैं जो पहलू हमें अध्ययन करने हैं और इन पहलुओं के अध्ययन हम यहां पे चीजें करेंगे। तो यहां पर हमें नीति शास्त्र के रूप में दृष्टिकोण मिलेगा। यहां हमें नीति शास्त्र के रूप में दृष्टिकोण मिलेगा।
जबकि अगर हम वैल्यूज की बात करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यन मिलेगा। जबकि अगर हम अभिवृत्तियों की बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास जैविक और अर्जित अभिवृत्तियां देखने को मिलेंगी। जबकि नैतिकता की हम बात करेंगे तो ये हमारे पास निर्णय होंगे, डिसीजंस होंगे जो हम ले रहे होंगे नैतिकता के स्वरूप में। तो यहां पर नैतिकता हमें नैतिक निर्णय की तरफ ले जाती है, नैतिक निर्णय कर लेते हैं हम, जिसका आधार ये तीनों होते हैं। उसके आधार पर जब हम निर्णय लेते हैं तो वो हमारी नैतिकता कहलाती है, क्योंकि हम इसको निर्णय ले रहे होते हैं। तो हम एक एक करके इन चीजों को देखते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एथिक्स, जो कि एथिकल पर्सपेक्टिव है। नीति शास्त्र जो कि नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण है, नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण है। ठीक है, इसमें सम्मिलित क्या होते हैं, इसमें सम्मिलित है विभिन्न दर्शन, विचारधाराएं, सिद्धांत और विचार जो नीतिगत दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। जो नीतिगत दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। तो अगर हम कोई नैतिक दृष्टिकोण रखते हैं, नीतिगत दृष्टिकोण रखते हैं, तो उसका निर्माण हमें किस स्वरूप में देखने को मिलता है, उसका निर्माण हमें नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण के रूप में देखने को मिलेगा। तो वो हमें इन चार जगहों से देखने को मिलता है। कोई दर्शन, कोई फिलॉसफी होगी हमारे पास, कोई पैराडाइम, कोई विचारधारा होगी हमारे पास, कोई थ्योरी, कोई सिद्धांत होगा हमारे पास, या फिर कोई कॉन्सेप्ट, कोई थॉट, कोई विचार होगा, कोई अवधारणा होगी। इनसे हम निकल के क्या देखेंगे, इनसे हम निकल के देखेंगे कि दृष्टिकोण बन रहा है, और यह दृष्टिकोण नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण कहलाता है, और इसी का विषय नीति शास्त्र कहलाता है। इसी का जो विषय होता है ना, जो इनसे जुड़कर हमारे पास विषय बनेगा, उस विषय को हम फिर क्या कहेंगे, उस विषय को हम नीति शास्त्र कहेंगे। अब ये नीति शास्त्र फिर हमारे लिए करेगा क्या, अगर हम इस नीति शास्त्र को देखें तो ये हमारे लिए करेगा क्या। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि ये जितने भी दृष्टिकोण होते हैं, नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण सही और गलत, या अच्छे अच्छा और बुरा, या पाप और पुण्य आदि की पहचान और समझ प्रदान करते हैं। अब यहीं से जो हमारे पास अवधारणा आती है, अगर इसको हम अवधारणात्मक तौर पर देखें
तो अवधारणात्मक स्वरूप में ये नैतिक और अनैतिक की पहचान और समझ बनाएंगे। ठीक है, यहीं पे अगर हम इसको राज्य अवधारणा में देखें तो ये बनाते हैं क्या, ये बनाते हैं कानूनी और गैर कानूनी। ये कानूनी और गैर कानूनी हमें बनाते हुए दिखते हैं। अगर हम राज्य अवधारणा के रूप में देखें तो ये कानूनी और गैर कानूनी बनाते हैं। तो एथिकल, अनएथिकल और लॉफुल और अनलॉफुल, ये जो हमें अवधारणा मिलती है, ये अवधारणा हमें किससे मिलेगी, ये हमें नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से मिलेगी, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न दर्शन पढ़ेंगे, विभिन्न विचारधाराएं पढ़ेंगे, विभिन्न सिद्धांत पढ़ेंगे, विभिन्न विचार पढ़ेंगे और इनके हिसाब से हम नैतिक, अनैतिक या फिर राज्य के अवधारणा में कानूनी और गैर कानूनी की अवधारणा इसको बनाते हैं कि क्या कानून बनना चाहिए, क्या गैर कानूनी होना चाहिए। कानून फिर हम आगे देखेंगे कि किसे हम लॉ कहते हैं, किसे हम कानून या हम विधि कहते हैं। विधि या कानून दोनों में से कोई एक शब्द हम प्रयोग कर लेते हैं दोनों के लिए। तो क्या कहते हैं इसको, इसमें हम यहां पर देखेंगे। दूसरा फिर हमें देखने को मिलता है मूल्य, जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यन है। मूल्य जो हमें सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यन के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी मूल्य व्यवस्था होती है। समाज में प्रचलित मूल्य व्यवस्था जो सांस्कृतिक विकास का परिणाम होती है। क्योंकि संस्कृति में धीरे धीरे आज का समाज बनाया होता है। जो हम किसी एक संस्कृति को हम देखेंगे तो किसी एक भूमि के में जो समुदाय रहता है, वो समुदाय जो धीरे धीरे विकसित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संस्कृति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसके हम संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो अब ये व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति अपने परिवेश में सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों को अर्जित करता है। अब जैसे कि एक मूल्य हम लेके चलते हैं, अब लेके चलते हैं आहार का, हम भोजन का मूल्य लेके चलते हैं। तो जिस समुदाय में मांसाहार करा जाता है, वहां पर मांस को खाना बिल्कुल नैतिक है। वहीं पर जो मांसाहार नहीं करते, जैसे कि जैन कम्युनिटी होगी, बौद्ध कम्युनिटी होगी, उसमें मांसाहार को करना अनैतिक है और इसीलिए उन्होंने उसको वर्जित कर रखा है। तो ये हमें क्या देखने को मिलेगा, ये सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को हम अर्जित कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यह प्रक्रिया सहज यानी नेचुरल और स्वाभाविक यानी ऑटोनॉमस होती है। जिस भी समाज में बच्चा रहेगा, वो बच्चा इनसे हमें चीजें अर्जित करता जाएगा। अब यहां पर हमें मूल्य में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो मूल्य के अंतर्गत सामाजिक व्यवहार, संरचनाएं, परंपराएं, पूर्वाग्रह, भूमिकाएं
वस्तु, व्यवहार, कृत्य मूल्यन, आदि सम्मिलित होते हैं। अब वस्तु, व्यवहार, कृत्य मूल्यन क्या हुआ? तो हमने हर वस्तु के लिए मूल्य रख रखा है कि ये खाने लायक है, ये खाने लायक नहीं है। कृत्य के लिए ये करने लायक है, ये करने लायक नहीं है। व्यवहार के लिए ये करना है, ये नहीं करना है। तो हर जगह समाज में तय कर रखा है और उसी के हिसाब से फिर हम अलग अलग तरह के काम स्वतः रूप से अपने समाज में करने लगते हैं। हम ऑटोमेटिकली अपनी सोसाइटी में इसको करना शुरू हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली इसको हम करना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमें क्या है? ये हमें चीजें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट फिर हमें जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अभिवृत्तियां। ये हमारे पास व्यवहारात्मक प्रवृत्तियां हैं। ये व्यवहारात्मक प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं हमें, और ये हमें दो तरीके से देखने को मिलती हैं, जैविक होती हैं और अर्जित होती हैं। दो तरीके से हमें देखने को मिलती हैं। ये हमारे पास जैविक होती हैं और अर्जित होती हैं। अब यहां पर हम अरस्तु को देखेंगे तो अरस्तु क्या बात करते हैं? अरस्तु बात करते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, वो इसके ऊपर बात करते हैं। तो यानी अरस्तु के इस कथन से हमारे पास दो चीजें निकल के आती हैं। क्या? पहले तो मानव एक प्राणी है, यानी जंतु या जीव है, और दूसरा मानव सामाजिक है। अब जो हमने समाज और संस्कृति में मूल्य सीखे, वो मूल्य हमारा धीरे धीरे एक प्रवृत्ति बना देते हैं कि मैं ये करूंगा या ये नहीं करूंगा। जैसे कि एक व्यक्ति रोड से जा रहा है और उस व्यक्ति के रोड से जाते समय किसी घर में मांस पक रहा है और उसकी खुशबू आ रही है, उसकी खुशबू नहीं, उसकी गंध आ रही है। ठीक है, तो व्यक्ति जो मांसाहार करता है वो तुरंत कहेगा अरे ये तो खुशबू आ रही है खाना बनने की। वहीं पे जो व्यक्ति मांसाहार नहीं करता है, जो कि शाकाहारी है, और वो क्या कहेगा? अरे कैसी बदबू आ रही है, क्या पका रहे हैं पता नहीं। तो ये अंतर, ये अभिवृत्ति क्यों बनी? ये अभिवृत्ति अर्जित हुई किससे? घर में खाना पकने की प्रक्रिया से। क्योंकि जिसके घर में मांसाहार किया जाता है उसमें मांस पकने की गंध को वो एक सकारात्मक गंध के रूप में लेता है। वहीं पर जिसके घर में मांसाहार नहीं किया जाता वहां पर मांस पकने की गंध को एक नकारात्मक गंध के रूप में लिया जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि सामाजिक तौर पर हमें अर्जित प्रवृत्तियां मिलेंगी, वहीं पर जंतु और जीव के तौर पर हमें जैविक या सहज नेचुरल प्रवृत्तियां देखने को मिलेंगी। जैसे कि हम अगर बात करें भोजन के प्रति रुझान, अगर हम बात करें भोजन के प्रति रुझान, तो पहला सामाजिक देखा, दूसरा हमने जंतु जैविक देखा। तो जो हमारे पास भोजन का रुझान है, भोजन का रुझान हमें क्या देखने को मिला? अर्जित और प्राकृतिक देखने को मिला। लेकिन भूख लगना वो जैविक है, क्योंकि हम सबको भूख लगती है। लेकिन भोजन में हम किस चीज को हम प्रेफर करते हैं, कौन सा रुझान है हमारे पास? यानी इसका एग्जाम्पल मैंने मांसाहार और शाकाहार का लिया, तो कौन सा हमारे पास रुझान है? फिर जैविक प्रवृत्तियों में हम कैसे देखेंगे? भूख लगना। या फिर हम जैसे लैंगिक प्रवृत्तियां देखते हैं कि लड़के को लड़कियां पसंद आती हैं, लड़कियों को लड़के पसंद आते हैं। ये प्रवृत्ति कैसी है? ये प्रवृत्ति एक जैविक प्रवृत्ति है। तो हमें यहां पर क्या देखने को मिलता है? यहां पर हमें देखने को मिलता है कि अगर मैं सामाजिक प्रवृत्तियों की बात करूं तो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य व्यवस्था द्वारा अर्जित प्रवृत्तियां या रुझान, जैसे भोजन, भाषा, कपड़े आदि। वहीं पर अगर हम दूसरा देखें तो जैविक प्रवृत्तियां हैं
जो जीव या जंतु होने के कारण सहज नेचुरली विकसित प्रवृत्तियां जैसे भूख, प्यास, लैंगिकता, रुझान आदि। तो ये दो तरीके से हमें प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, सामाजिक, और ये हमें उन्मुखीकरण देंगी, ये हमें ओरिएंटेशन देंगी, रुझान देंगी कि हम क्या चीज प्रेफर करते हैं और क्या चीज हम प्रेफर नहीं करते हैं। इसके बीच का ये हमें रुझान देंगी, इसके बीच का ये हमें अंतर देंगी। तो इसको हम यहां पर देख रहे होते हैं। लास्टली फिर हम क्या देखते हैं, फिर हमारे पास चौथा आता है मोरालिटी यानी नैतिकता। ये हमें निर्णय रूपरेखा देता है, ये हमें डिसीजन फ्रेमवर्क देता है, ये हमें डिसीजन फ्रेमवर्क देता है कि जब हम एथिकल डिसीजन लेते हैं, जब हम नैतिक निर्णय लेते हैं तो उसकी रूपरेखा क्या होती है। ठीक है, तो एथिक्स यानी नीति शास्त्र, फिर मूल्य और अभिवृत्ति के आधार पर, अभिवृत्ति के आधार पर व्यक्ति द्वारा विभिन्न नैतिक निर्णयों के लिए सही गलत, अच्छे बुरे, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, के लिए निर्मित रूपरेखा जो सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति को बेहतर निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। जैसे हम यहां पर देख सकते हैं कि एक जगह हमारे पास लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में जो मैं किस विचार को मानता हूं या मैं किस विचार को नहीं मानता हूं, यह मेरा व्यक्तिगत होगा, ये मेरा क्या होगा, व्यक्तिगत होगा। और उस विचार के कारण मैं किसी घटना को सही या किसी घटना को गलत मानूंगा, किसी घटना को नैतिक या किसी घटना को अनैतिक मानूंगा। यहां पर हो सकता है कि मेरे विचार दूसरों से अलग हों, समाज से अलग हों, लेकिन वो मेरे विचार है और मैं उसके हिसाब से निर्णय ले सकता हूं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम रॉबिन हुड को लेते हैं। जो रॉबिन हुड की अवधारणा है, रॉबिन हुड की जो हम अवधारणा देखते हैं वो क्या देखते हैं कि रॉबिन हुड एक लुटेरा है। अब वो जो लुटेरा है, वो लुटेरा क्या करता है, वो लुटेरा जो क्रॉनी कैपिटलिस्ट होते हैं, जो दूसरों का खून चूसकर, जो खून चूसने वाले हमारे पास सेठ होते हैं, वो उनके यहां डकैती डालता है और वो डकैती डालकर जो पैसा लूटता है वो पैसा गरीब मजदूरों में बांट देता है। अब नैतिक तौर पर जो कुछ लोग होंगे, कुछ लोग इसको सही मानेंगे, कुछ लोग इसको गलत मानेंगे, उनके दृष्टिकोण का अंतर है।
उनके विचारधारा का अंतर है। कोई मानेगा क्योंकि वो समाजवाद के अनुसार चलता है तो वो मानेगा कि क्योंकि मजदूरों के लिए वो बेहतर कर रहा है इसीलिए ये कृत्य सही है। कोई जो राज्य की अवधारणा को रखता है वो कहेगा नहीं, राज्य के तौर पर गलत है क्योंकि वो तो एक लुटेरा है। तो अलग अलग तरीके से हम किसी एक घटना का विश्लेषण कर सकते हैं और किसी एक घटना में निर्णय ले सकते हैं। कहीं पर एक व्यक्ति किसी चीज के लिए निर्णय लेता है और यहीं से जब हम नैतिकता को देखते हैं तो नैतिकता का द्वंद उठता है। नैतिकता का द्वंद उठता है। जैसे कि मुझे एक सामाजिक जिम्मेदारी दे रखी है, यानी मैं कहीं पर एम्प्लॉयड हूं तो मेरे को एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल ड्यूटी है मेरी, और साथ ही साथ मेरे को उसी समय क्या देखने को मिलेगा, साथ ही साथ मुझे उसी समय देखने को मिली व्यक्तिगत ड्यूटी आ जाती है। यानी घर में हो सकता है कि घर में माता पिता बीमार है और मुझे उनको देखना है, और उसी समय मेरी ड्यूटी, जैसे मान लिया मैं एक कलेक्टर हूं और कलेक्टर हूं तो राज्य में कोई एक बड़ी घटना हो गई है। अब मेरे को दोनों जगह जाना जरूरी है, मेरे को अपने माता पिता को भी देखना जरूरी है क्योंकि उनका इलाज चल रहा है, और साथ ही साथ मुझे उस घटना को लीड करना है क्योंकि क्योंकि मेरे जिले की घटना और जिले की घटना में मुझे ही मुख्य जिम्मेदारी है। तो ये दोनों आपस में टकराने लगेंगे। मोरालिटी दोनों जगह है। यही हमें देखने को मिलता है ना कि अगर एक लड़का है, एक तरफ उसकी मां बोल रही है, एक तरफ उसकी पत्नी बोल रही है। अगर मां की तरफदारी करता है तो पत्नी कहती है कि तुम पति किस तरह के, और अगर वो पत्नी की तरफदारी करता है तो मां कहती है कि तुम जोरों के गुलाम बन चुके हो। तो ये फिर से डिलेमा है, दोनों उसकी जिम्मेदारी है। तो नैतिकता के स्वरूप में हमें क्या देखने को मिलता है? नैतिकता के स्वरूप में हमें डिलेमा देखने को मिलेगा, द्वंद देखने को मिलेगा जब ये दोनों आपस में टकराएंगे। अब यहां से राज्य की अवधारणा में कानून निकलता है और हमें द्वंद निकल के देखता है, जो कि हमें देखना है आगे चैप्टर्स जब आएंगे तब हम इस द्वंद को देखेंगे, कैसे द्वंद हमें देखने को मिलते हैं। अभी हम नेक्स्ट जो देखेंगे इसकी कुछ अवधारणाएं देखेंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं, और जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।